कभी छात्रों का मुद्दा उठाते थे, कभी महिलाओं का मुद्दा उठाते थे। भले ही मैं उम्र में बहुत छोटी थी, लेकिन हर मुद्दों में जाती थी। तो कहने का मतलब क्या था कि हमारी माँ से लोग कहते थे, ए तोर बेटिया किए भी हवा करता हो। माँ दुर्गा का एक और रूप है, माँ सरस्वती का भी रूप है, एक माँ काली का भी रूप है। तो जैसा कि आप मानवाधिकार से भी जुड़ी हुई हैं, तो अन्याय के खिलाफ लड़ना आप उन्हें कैसे सिखाते? मतलब अगर वो आज पंचायत समिति जीती है या जिला परिषद जीती है या मुखिया जीती है, तो वो अपनी बातों को खुद रख सके। एक साइड तक नहीं करना आता, सिग्नेचर अथॉरिटी नहीं है। फिर अगर वो ऐसे लोग अगर जीत कर आए हैं तो कुछ ना कुछ बात उनके अंदर होगा, लेकिन उनके प्रतिनिधियों को थोड़ा सा रोक लगाया जाए। एक एक इलाका में अगर मुखिया प्रतिनिधि बनकर बैठे हैं, आप बोल सकते हैं मुखिया दला है। नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। आज क्या हमारा जो ये अंक है वो पूर्ण रूप से समर्पित है नारी सशक्तिकरण के लिए। तो कुछ वाक्यों के साथ हम आज का अपने पॉडकास्ट को शुरू करेंगे कि कम नहीं है ये किसी से, ये साबित कर दिखलाएंगी, खोल दो बंधन इनके, सारे मंजिल पा जाएंगी। तो अगर आप नारी सशक्तिकरण की बात करेंगे तो इसके लिए एक उदाहरण अगर आप खोजते हैं तो आज हम जिनसे मिलवाने वाले हैं वो एक परफेक्ट उदाहरण है। आज हम आपको मिलवाएंगे प्रीति भास्कर जी से, जो झारखंड में और झारखंड के साथ अन्य कई राज्यों में मानवाधिकार के लिए कार्य कर रही है, कई सामाजिक मुद्दे को उठाती है, एक एंटरप्रेन्योर भी है और एक डांस टीचर भी है और कई तरह के प्रतिभाओं को अपने अंदर समेटे हुई है और काफ़ी एक्टिव रहती है। तो हम इन्हीं से पूछते हैं। तो मैम, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। नमस्कार, मैं प्रीति भास्कर। मैं स्मार्ट ड्रीम एकेडमी गिरिडीह में स्थित है। स्मार्ट ड्रीम एकेडमी के ओनर हूँ और गिरिडीह में हम लोग एक ऐसी संस्था चला रहे हैं जिस संस्था को यहाँ से हम लोग हमारे भारतवर्ष के, झारखंड के, बिहार के विभिन्न राज्यों में हम लोग इसको फैलाए हैं। हमारे इस स्मार्ट ड्रीम एकेडमी के सेंटर्स है, कई स्कूलों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं विभिन्न राज्यों में। तो गिरिडीह जैसे एक छोटी सी शहर से इस तरह काम करना शुरुआती दौर में तो मुश्किलें आती हैं, लेकिन हाँ, आज के समय में लोग हमारे इस कंपनी को, हमारे जो एजुकेशन के सेक्टर में जो हमारी सप्लीमेंट्री एजुकेशन को लेकर जो प्रोडक्ट्स हैं, बकस क्लासेस है, वैदिक मैथ्स है, कैलीग्राफी है, भरतनाट्यम है, इन सब क्लासेस को हम लोग विभिन्न राज्यों में फैलाए हैं, लोग चला रहे हैं। और हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे इस संस्थान के साथ बेसिकली महिलाएं जुड़ रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी हमारा ये जो ऑफिस है सिर्फ हम महिलाएं चलाते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो छत्तीसगढ़ का ब्रांच है जो वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी सिर्फ महिलाएं हैं। और एक बड़ी स्कूल है, पूरी स्कूल में सिर्फ मतलब 100% में आप बोल सकते हैं कि 99% सिर्फ महिलाएं ही काम कर रही हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि महिलाओं को आगे लाओ और उनको एक प्लेटफॉर्म दे, कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा वो काम कर सके। साथ ही ह्यूमन राइट्स के बैनर पे भी हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग देखिए जब काम करते हैं तो हमारे साथ अगर हमारा अपना हाथ मजबूत ना हो, हमारे पास खुद में अगर आत्मनिर्भर नहीं हो, तो मैं किसी को भी आत्मनिर्भर नहीं कर सकती। कहना है कि मतलब है, अगर मैं खुद आत्मनिर्भर हूँ, हमारे पास खुद पैसे हैं, मैं काम कर रही हूँ, तो मैं किसी को मदद कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले अपने आप को सशक्त किया है। अब क्या है कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि हमारे साथ जुड़कर के विभिन्न महिलाएं हैं, सिर्फ शादीशुदा महिलाएं नहीं, जो कम उम्र की लड़कियां हैं, उनको भी हम प्लेटफॉर्म देते हैं, उनको सिखाते हैं, सिखा करके उनको भी जगह देते हैं। हम उनको हमेशा कहते हैं कि आप कभी भी इस बात से परेशान ना हो कि आप आत्मनिर्भर नहीं है। अगर आप खुद जॉब कर सकती हैं तो आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब निकालिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बिजनेस में जाना है, तो आप ऑलवेज आपके लिए स्मार्ट ड्रीम एकेडमी खुला हुआ है। आप आइए, आप ट्रेनिंग लीजिए, आप सीखिए, आप आत्मनिर्भर होइए, काम करिए। जी मैम, जैसा आपने बताया आप भरतनाट्यम सिखाती हैं। आपके जो स्टूडेंट हैं और आपकी पूरी टीम ने कई नेशनल लेवल के जो कंपटीशन भी जीते हैं, तो उनके बारे में कुछ बताएं। हमारे बच्चे हम हमको लगता है हम लोग 19 से यहाँ पे डांस सिखा रहे हैं गिरिडीह में। इससे पहले भी मैं वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़ में विभिन्न जगहों पे रहते के साथ साथ हमने डांस सिखाया है। तो हमारे जहाँ गिरिडीह की अगर बात करें तो हमारे गिरिडीह के बच्चे सिर्फ गिरिडीह में भी बहुत कुछ उन्होंने अचीव किया है। गिरिडीह के बाहर भी हम लोग का काला हीरा नेशनल कंपटीशन धनबाद में हुआ था,
जिस कंपटीशन में हम लोग 12 पार्टिसिपेंट्स गए थे, जिसमें हम लोगों ने 7 फर्स्ट प्राइज़ लिया था, 1 सेकंड प्राइज़ भी लिया था। तो कहने का मतलब यह है कि मैं बच्चों को सिर्फ डांस नहीं सिखाती हूँ, मैं उनको अपनी भारत की संस्कृति को सिखाती हूँ, अपनी संस्कृति से जुड़े रहना सिखाती हूँ, शालीनता सिखाती हूँ। मैं अपने बच्चों के अंदर एक संस्कार देने का काम करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि हमारी बच्चियाँ हमारे भारत की संस्कृति को पकड़ के रखें। जैसे जब मैं भरतनाट्यम सिखाती हूँ तो इसके साथ साथ मैं इंडियन फोक डांस भी सिखाती हूँ। तो वो सिर्फ हमारे झारखंड के कल्चर को नहीं, वो चाहे वेस्ट बंगाल का कल्चर हो, वो आसाम का कल्चर हो, वो राजस्थान का कल्चर हो, हर एक स्टेट के कल्चर को उनके अंदर लेके आते हैं। हमारे बच्चों को ये मैं हमेशा बताने की कोशिश करती हूँ कि हम एक बहुत सुंदर से देश में रहते हैं, जहाँ पे हर भाषा के लोग रहते हैं, हर कल्चर के लोग रहते हैं। हम ज़रूर खाना अलग खाते हैं, पहनते अलग हैं, लेकिन हम इसी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो हम उनको ये संस्कृति देने की कोशिश करते हैं और भरतनाट्यम के माध्यम से एक शास्त्र नृत्य, शास्त्र संगीत की तरफ लेकर जाते हैं। जो हमारे देश की संस्कृति है, हमारा धरोहर है, उसे हमें बचा के रखना है। चूँकि हमारी माँ, हमारे पापा ने हमें उस संस्कृति को बचा के रखना सिखाया था, तो मुझे लगता है अगर मेरे माध्यम से मैं चंद बच्चों में भी अगर इस चीज़ को लेकर आ सकूँ, तो वही बस एक छोटी सी कोशिश है मेरी। गिरिडीह में ये भरतनाट्यम पाठशाला मैं चला रही हूँ और बहुत लोग हैं जो जुड़ रहे हैं, अब क्लासिकल डांस को जान रहे हैं और उनको अब अच्छा लग रहा है। लोग आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं बच्चे अच्छा परफॉर्म करें। और इसी के साथ हमारे गिरिडीह में बाहर नेशनल्स में भी हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं जहाँ पे हमारे बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है और प्राइजेस लेकर आए हैं। गिरिडीह में हमारा जो भी हमारे प्रेसिडेंट डीसी साहब हैं, उनके हाथ से हमारे 15 अगस्त को हमारी बच्चियों को सम्मानित किया गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गिरिडीह टाउन हॉल में प्रोग्राम होता है, इस बार पूरा वो स्कूल बेस्ड कर दिया गया था, कोचिंग सेंटर्स का नहीं था। लेकिन चूंकि हमारी बच्चियाँ भारतीय संस्कृति को दर्शाती है, इसीलिए उनको इतना अच्छा लगा था कि उन्होंने पर्सनली इनवाइट किया, हमारे बच्चे गए परफॉर्म किए। एक अच्छा प्रोग्राम था, तो वहाँ पे हमारे बच्चों का एक अच्छा रहा है। मैम, जैसा कि आपने बताया, आप अपने स्टूडेंट को शालीन बनने की शिक्षा देते हैं, उन्हें संस्कृति, संस्कार सभी सिखाते हैं। माँ दुर्गा का एक और रूप है, माँ सरस्वती का भी रूप है, एक माँ काली का भी रूप है। तो जैसा कि आप मानवाधिकार से भी जुड़ी हुई है, तो अन्याय के खिलाफ लड़ना आप उन्हें कैसे सिखाते? देखिए, जब हमारे पास मैं ऐसे तो बेसिकली सोसाइटी में काम करती हूँ। काम करने का मतलब ये है कि मैं हमेशा बहुत फास्टली, मतलब मुझे लगता है कि मैं खुद को रोक नहीं पाती हूँ। जहाँ भी मैंने देखा है कि अगर महिलाओं पे अत्याचार हो रही है, तो बात ऐसा है कि सिर्फ अपना मान सम्मान बचाना ही नहीं है, हमें आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार का भी मान सम्मान बचाना है। हमने कई बार गिरिडीह में ऐसे बहुत सारे मुद्दों को लेकर के हमने बात की है, हमने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं। पर्सनली आप बोल सकते हैं कि वो चीज़ें बाद में उन महिलाओं के साथ साथ हमारे साथ जुड़ गया। हम मतलब आप बोल सकते हैं कि मैं उसे बहुत करीब से चीज़ों को लेती हूँ और ये हमेशा फील करती हूँ कि ये मेरे साथ बीत रहा है, तभी मैं उसके साथ खड़े हो पाऊंगी। आज हम लोग देख रहे हैं कि 21वीं सदी में जीते हैं। 21वीं सदी में जीने के बाद भी हमारी बच्चियों का बेसिकली झारखंड में हम ज़्यादा देख रहे हैं, झारखंड बिहार में हम लोगों पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि कम उम्र में बच्चियों की शादी हो जाती है, जिस वजह से वो लोग शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से प्रताड़ित होती हैं। और उनको पता, चूँकि हम उम्र कम होने की वजह से उनको पता नहीं होता है कि हमको एक्चुअली करना क्या है। अगर मेरे साथ हमारे सास ससुर, हमारे इन लॉज अगर हमारे साथ कोई प्रताड़ना कर रहे हैं तो उसके साथ कैसे लड़ना है, तो इसको लेकर के हम लोग हमेशा एक अवेयरनेस प्लान कराते हैं। मतलब हम लोग गिरिडीह के कुछ लॉयर्स हैं जो हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पैनल के लॉयर्स हैं, जैसे हमारे सुशील भैया हैं। तो इस तरह के लॉयर्स हैं जो हम लोग जब महिलाओं को गाँव में जा कर के एकजुट करते हैं, पेड़ों के नीचे लेकर बैठते हैं, ये लोग जाते हैं, ये लोग लॉ को लेकर के, उनके अधिकारों को लेकर के बात करते हैं, एक अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ मैं हमेशा बोलती हूँ कि कभी भी आप अपने अंदर के डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें। मतलब कहने का मतलब है, अगर वो घर से नहीं शुरू हो, अगर जब हमारे घर में पहली बार जब हम पे आरोप लगते हैं, अगर वो बेबुनियाद हो, तो आपको वहीं से आवाज़ उठाना शुरू करना चाहिए। तभी आप समाज में बाहर आकर जब आपके साथ कोई गलत काम हो तो आप अपना आवाज़ उठा सकते हैं। अगर हमको वो हिम्मत, जैसे मुझे एक सपोर्टिंग परिवार शुरू से मिला, मेरे माता पिता ने हमें बहुत सपोर्ट किया, हमने पॉलिटिकली एक्टिव रही, मैं
समाज में काम की हूँ, मतलब एक छोटी उम्र से आप बोल सकते हैं। शादी के बाद भी मुझे वैसा ही एक परिवार मिला कि हमारे जो ससुर हैं उनका भी कहना है, हमारे पापा जी का, कि नहीं, आपको अगर लगता है प्रीति कि आप पॉलिटिकली काम कर सकते हो या फिर आप सामाजिक काम कर सकते हो, आप ऑलवेज करो। उन्होंने कभी हमें रोका टोका नहीं। हमारे हस्बैंड का एक 100% सपोर्ट हमारे साथ हमेशा रहता है, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पे हो, चाहे सामाजिक स्तर पे हो, कहीं पे भी अगर मैं लड़ाइयाँ लड़ती हूँ तो मेरे अंदर एक हिम्मत रहता है कि मेरा परिवार मुझे पूरा सपोर्ट कर रहा है। तो मैं महिलाओं को भी हमेशा कहती हूँ कि ऐसा नहीं कि अगर बाहर काम करने निकल रहे तो अपने परिवार को छोड़ दें, हमें सबको लेके और समेट के काम करना है। तो अगर हम वर्किंग है तो अपने परिवार को लेकर चलना है। जब आपके साथ अगर कोई गलत काम हो रहा है, कोई अत्याचार हो रहा है, तो आप सहना नहीं है आपको, लेकिन आपकी लड़ाई आपको ही लड़नी है। हम उनके साथ खड़ा रहते हैं, उनका आवाज बन सकते हैं, पर लड़ाई हमें खुद लड़नी है। तो इसीलिए उनके अंदर वो अवेयरनेस हमेशा होनी चाहिए। ये मैं कोशिश करती हूँ कि हर माता पिता से हमेशा हमने गाँव में जाकर के हमने बात रखी है, समाज में, अपने समाज में, अलग समाजों में, तो अगर सामाजिक प्रोग्राम है तो हर जगह आप देखेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, और अवेयरनेस को लेकर के कि आप महिलाओं को आगे आने दीजिए, उनको काम करने दीजिए। एक मेंटालिटी, अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में एक वो डीएम को लेकर के बात आई थी, एसडीएम को लेकर, तो वहाँ पे कहने का मतलब ये है कि चंद लोगों की वजह से हम पूरी नारी समाज को नहीं बोल सकते हैं। मैम, आप लगातार फील्ड में निकलती हैं, तो अभी बेसिकली महिलाओं को लेकर क्या क्या समस्या है जो उनकी झेलनी पड़ती है? जो अवेयरनेस है वो उस तरह का नहीं है। पारिवारिक रूप से पड़ताना होती है, सामाजिक रूप से अगर वो थाने में जाते हैं या प्रशासन के पास जाते हैं तो वैसा उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है। अवेयरनेस की जो कमी आप देखते हैं, उसका जो निवारण वो कैसे कर सकते हैं, कैसे, क्या उसका एक्शन होना चाहिए? आप लोग देखे होंगे कि हमारे समाज में महिलाओं को शुरू से बहुत तुच्छ समझा गया था। आज के समय में तो फिर भी आज महिलाएं खुद अपनी लड़ाई लड़ करके अपना बहुत जगह बनाए हैं हम लोग। तो ऐसा है कि मेरा एक एक्सपीरियंस गिरिडीह का भी रहा है कि हम लोग जब महिलाएं थाना में जाती हैं किसी केस को लेकर के, तो सवाल आता है कि आपके हस्बैंड कहाँ है, तुम्हारे पिता कहाँ है। कहने का मतलब ये है कि हमारा अपना अस्तित्व है, और हमारा देश का संविधान मुझे ये अधिकार देती है कि मैं जा करके अपना कंप्लेंट खुद दायर करूं। तो आप कौन होते हैं ये पूछने वाले कि हमारे हस्बैंड कहाँ है या हमारे पिता कहाँ है। हमारा अपना अस्तित्व है, और हम अपने अस्तित्व के दम पर अपनी लड़ाई लड़ते हैं। तो हमारा ये शुरू से मैंने ये देखा है, गिरिडीह की धरती पे हो, आप बोल सकते हैं, ये झारखंड, बिहार, मुझे लगता है कि हर जगह ये चीज़ें हैं कि महिलाओं का, मतलब इनकी बोलियों को, इनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया जाता। कोई अगर कंप्लेन करने जा रही है तो उनका एफआईआर नहीं लिया जाता, फिर उनको पैरदीदार लेकर जाना पड़ता है। इस चीज़ को लेकर के भी एक घटना गिरिडीह के इतिहास में है, हमारे साथ भी। मैं उस घटना को याद नहीं करना चाहती हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे प्रशासन के साथ हमेशा जब भी बैठक होती है, बात होती है, हम लोग हमेशा अपनी बातों को वहाँ पे रखते हैं कि सर, जब महिलाएं थाना में जाती हैं तो उनके साथ व्यवहार बहुत अच्छा नहीं होता है। इस चीज़ को लेकर के एक मुहिम मैंने अभी भी मैं चला रही हूँ, आप मान सकते हैं। चूँकि अधिकार मांगने से नहीं मिलता, अधिकार छीनना पड़ता है। और ये चीज़ मैंने अपने कान में तब से गांठ बांध रखी है। जब मैं एक बार अपने कॉलेज इलेक्शन को लेकर के ही मैं एक डेपुटेशन के लिए वहाँ पर ऑफिस में गई थी। उस समय का एक वाकया रहा था, एक घटना था कि वहाँ के जो हमारे करना था, जब हमने बोला कि मैं FIR कराते हैं वहाँ से भेजना पड़ेगा, तो उन्होंने मुझे कहा था कि ये FIR हम क्यों ले, तुम मुझे धमकी दे रही हो। तो मैंने बोला था, अगर आपको लगता है कि अधिकार मांगना धमकी है तो हो सकता है कि मैं धमकी दे रही हूँ, लेकिन ये मेरा अधिकार है, आपको प्राथमिकता दर्ज करना पड़ेगा। आपका थानेदार अगर नहीं करेगा तो आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि थाने में वो नहीं ले रहे थे तो इसीलिए हम लोग वहाँ गए थे डेपुटेशन देने को लेकर के। तो जब मैं वहाँ से निकली थी तो मुझे माँ ने कहा था कि बेटा, अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, अधिकार छीनना पड़ता है, और वो हर एक जगह के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर मैं लड़की हूँ तो मैं सोसाइटी में निकलती तो मैं अपने आत्मसम्मान को तो मैंने एक वाकया यहाँ का भी देखा था। फिलहाल हम लोगों ने
कई थानाओं में लिख कर दिया था कि महिला पुलिस की डिप्यूटेशन होनी चाहिए। बार बार ये बात आती है कि महिला पुलिस नहीं है तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो हमारी पहल थी जब हमारे यहाँ पे रीडिंग में थे सुरेंद्र झा जी जब थे, तो उस समय हमने उनको एक आवेदन दिया था कि सर पचम्बा थाना हो, ये सब छोटे छोटे थानाओं में क्या है कि महिला पुलिस नहीं होने की वजह से महिलाएं बहुत परेशान होती हैं। तो फिर उन्होंने उस पर काम किया था और आज हमारे कॉन्स्टेबल्स हैं और वो सर्दी सभी नहीं रही है। हालांकि कन्या की तुलना में ये थोड़ा सा कमा है, लेकिन वो लोग भी उन्हीं पे चढ़ते हैं जिनको लगता है कि माँ बहनें हमारी जो आई हैं ये बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, तो इनको अगर मैं डरा दूँ, मैं जोर से बोलूँ कि FIR हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा, तुम्हारे बेटा को उठा ले, ये बोलकर लोग डराते हैं, जिस वजह से वो लोग डरते हैं और थाना में जाना नहीं चाहते। तो इस वजह से क्या होता ना कि फिर ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को फिर या फिर वो वार्ड काउंसिलर को इसको उसको ढूंढते हैं जो उनकी बातों को रखने के लिए वहाँ पे चले जाए। तो उस केसेस में क्या होता है कि फिर वो उनसे पैसा चार्ज करते हैं कि आप हमें पैसा दीजिए तब हम आपके लिए जाएंगे। तो इस तरह से हमारा सोसाइटी भी एक गंदी राजनीति की तरफ जा रहा है। अभी क्या है कि हम लोग देखते हैं पंचायत इलेक्शन को आपने दीजिए, मैक्सिमम महिला सीटें थी, महिलाओं ने इलेक्शन लड़ा, आज उसके पति मुखिया बनकर बैठे हुए हैं। यहाँ मैं बोलूँगी कि DC साहब से, SP साहब से आप रोक लगाइए, आप उनको घुसने मत दीजिए DC ऑफिस में, जो खुद जीती है इलेक्शन। अब वो कब उनके अंदर वो हिम्मत आएगा? आप उनको मतलब मदद करिए, आपकी जो पढ़ी लिखी वहाँ पे जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको बोलिए कि वो उनको बताएंगे, उनको सिखाएंगे, उनको समझाएंगे, उनको ट्रेनिंग दीजिए, मैक्सिमम ट्रेनिंग देने की कोशिश करिए ताकि वो महिला खुद आत्मनिर्भर हो जाए। और मतलब अगर वो आज पंचायत समिति जीती है या जिला परिषद जीती है या मुखिया जीती है तो वो अपनी बातों को खुद रख सके। एक साइड तक नहीं करना आता, सिग्नेचर अथॉरिटी नहीं है, फिर अगर वो ऐसे लोग अगर जीत कर आए हैं तो कुछ ना कुछ बात उनके अंदर होगा, लेकिन उनके प्रतिनिधियों को थोड़ा सा रोक लगाया जाए। एक एक इलाका में अगर मुखिया प्रतिनिधि बनकर बैठे हैं, आप बोल सकते हैं मुखिया दला है, तो या फिर ये प्रतिनिधि क्या है? प्रतिनिधि हम अगर जीते हैं तो हम अपना काम खुद करेंगे, हम अपनी बातों को खुद रखें, मुझे जैसा आता है। अगर मुझे खोटा बोलना आता है तो मैं भाई झारखंड की हूँ, झारखंड का मेरा मतलब मातृ लैंग्वेज जो हमारा यहाँ का जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो हमारा खोटा है, तो मैं खोटा में बोलूंगी। आप अगर एक अधिकारी है तो आपको खोटा सीखना पड़ेगा। आप अगर झारखंड में काम कर रहे हैं तो आपको आदिवासी आन नहीं होगी, क्योंकि आपका यहाँ पर आदिवासी बहुल लोग हैं, आपकी खोटा भाषाभाषी के लोग ज्यादा है। तो आप अगर आपको हिंदी बोलना नहीं आता इसका मतलब ये थोड़ी कि आप थाना नहीं जा सकते। आपको पढ़ना नहीं आता है तो आप नहीं जा सकते, आप जा सकते हैं, हम अपने बातों को रख सकते हैं। इसके लिए अगर अवेयरनेस फैलाना है तो हमारे साथ साथ हमारे सोसाइटी के और लोगों को भी आगे बढ़कर आकर काम करना है। तो इन सब चीज़ों से मैं कई बार मतलब आप बता सकते हैं कि मैं दुखी होती हूँ देख करके उन माताओं को भी कि आप अगर लड़े हैं ठीक है, आप किसी की कठपुतली ना बने। रवायत के भी एक कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सबसे पहला इलेक्शन आप कॉलेज में कब लड़ी थी, या उस कुछ ऐसा घटना बताइए कि जो एक आपके लिए यादगार हो, क्योंकि जैसे ये राजनीति की बात आती है एक सीन क्रिएट होता है, लड़ाई झगड़े इस तरह या बहसबाजी, क्या आप कुछ बताना चाहते? ये तो देखिए जब हम राजनीति में आए थे, मतलब आप कह सकते हैं कि हम लोग पैदाइशी राजनीति बीज के पेट से पैदा होने हैं। चूँकि हमारे पापा जो थे, अगर हमारा इतिहास आप देखना चाहे तो हमारे पापा का नाम है श्री रामचंद्र महतो जी। पापा हमारे जवेरी ग्राम पंचायत से 5 बार प्रधान रहे और उनका कार्यकाल हमारे पैदा होने के पहले से था। उम्र उनकी 18 साल थी तब वो प्रधान बने थे पहले। तो उन पर चैलेंज आया था कि नहीं ये इस उम्र के हैं, ये मेंटली बहुत प्रिपेयर नहीं है कि ये मुखिया बन सके। तो कुछ टेस्ट सुने थे, जो भी है वो मैंने सुना है पापा से। तो वहाँ से हम लोग 3 भाई बहन होते हैं, हमारी बड़ी बहन है और भाई है हमारे, और मैं सबसे छोटी हूँ। तो मेरी रुचि हमेशा रही है राजनीति की तरफ। तो क्या था कि मैं बचपन से, मतलब आप बोल सकते हैं जब से हमने होश संभाला, पापा के साथ पंचायतियों में जाना, पंचायत सभाओं में जाना, मीटिंग्स में जाना, इलेक्शंस को कंडक्ट कराना, तो ये सब काम हमने किया था। तो जब हम क्लास 7-8 में थे, इस समय से आप बोल सकते हैं फुल सेज में स्टूडेंट राजनीति SFI का नाम सुने होंगे। SFI हम लोग करना शुरू किए काम, SFI को लेकर, तो उनका मेंबरशिप करना, ये करना। तो जब हम लोग शुरुआती तौर पे काम शुरू किए, उस टाइम वामपंथ का सरकार था, आराम से काम हो रहा था। जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ के हमारे झारखंड में जेएमएम का सरकार है, तो उनके जो कार्यकर्ता है वो आराम से पीसफुली काम करते हैं, बाकी जो विरोधी है वो भाई चैलेंजली काम करते हैं। उसके बाद जब मैं कॉलेज में गई, तो हम लोग जब वहाँ पे पास आउट होकर कॉलेज जाते हैं, तो फर्स्ट ईयर में मैं पढ़ रही थी। तो जब मैं कॉलेज गई तो हमारा क्या था कि
पार्टी सिलेक्शन करता था कि पार्टी कहाँ पे मतलब कमज़ोर है, उस कॉलेज में हमारे कैंडिडेट्स जाएंगे, अपना पढ़ाई भी करेंगे और कॉलेज भी करेंगे। हालांकि एसएफआई करने वाले बच्चों के लिए ये कंपलसरी था कि आपको पहले 10 स्टूडेंट होना पड़ेगा, तभी आप पार्टी कर सकते हैं। तो हम लोग उस टाइम पे 11 का इलेक्शन तो ठीक था, सॉरी 11 का नहीं, 9 का इलेक्शन ठीक था फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में जब मैं थी तो सेकेंड ईयर का इलेक्शन में थोड़े से चैलेंजेस थे, चूँकि तृणमूल बहुत एक्टिव हो गया था, लेकिन उस साल पे था। लेकिन जब हम लोग का 11 वाला इलेक्शन होता है तो मई में जो इलेक्शन होती है, राज्य सरकार बदल जाता है। राज्य सरकार बदलने के बाद वामपंथियों के ऊपर एक आक्रमण उतर आता है। हम लोगों ने फेस किया है झूठे आरोपों पे, मतलब मम्मी पापा सबको हम लोगों ने अपने आंखों के सामने अपने कॉम्रेड्स को अपनी मतलब आप अगर नाम सुने होंगे, सुदीप्तो गुप्तो था, हम लोग गए थे, राज्य कमेटी का मेंबर मैं भी थी, राज्य कमेटी की वो भी था एसएफआई का। रात में हम लोग मीटिंग करते हैं, सुबह रैली करते हैं, आईना वन्ना आंदोलन होता है कलकत्ता के रास्ते में, राजपथ में। पुलिस पीट करके आपके सामने, हमारे आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस समय मैं याद करती हूँ। हम सुदीप्तो तो पहचान नहीं पा रहे थे, बुरी तरह से उसको मारी थी, पूरा पूर्ण था वो टका। मतलब जब मुझसे पूछा गया कि मैं सेम बस में थी, अंदर से लाठीचार्ज हो रहा था, बाहर से लाठीचार्ज हो रहा था, वो गेट पे सभी लड़कियों को प्रोटेक्ट कर रहा था। उस बस में हम लोग मैक्सिमम लड़कियां थे। तो वो जब पहली लाठी पड़ती है पीछे सामने से, तो वो किस तरह से बड़ा फायदे सामने, फिर दूसरी लाठी पीछे से पड़ती है, फिर वो बस रुकती है, हम लोग उसे पूछा जाता है, हम लोग पहचान नहीं पाते हैं, सिर्फ उसकी बैग से आइडेंटिफाई करते हैं। वो एक वाकया जो था वो बहुत दुखदाई वाकया था। 11 का वो पहला घटना था जब हम लोग अंदर से टूट गए थे, काँप गए थे कि एक अपना सहकर्मी साथी, वो बहुत अच्छा दाता था, बहुत अच्छा राजनीति करता था, बहुत अच्छा, बहुत मतलब मेडिटेरियन स्टूडेंट था, हम लोगों के लिए बहुत ही दुखदाई घटना था। उसके बाद फिर हम लोग कॉलेज इलेक्शन की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि उनके आने के बाद इस गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट का एक ये था कि कॉलेज में छात्र राजनीति को बंद कर दिया जाएगा, उसी के खिलाफ आंदोलन था वो। फिर हम लोग आकर के फुल फेज में कॉलेज में लड़े थे। 11 का अगर हम लोग माहौल देखें तो पूरे पश्चिम बंगाल में सारे कॉलेजेस से धूलिसात कर दिया था, मतलब एसएफआई को मार कर हटा दिया गया था, कहीं पे नॉमिनेशन करने नहीं दिया जा रहा था। उस समय पे मैंने मतलब अपनी पार्टी से लड़ करके कि नहीं, मुझे इलेक्शन लड़ना है, मैं लड़ूंगी, और अगर इस इलेक्शन को मैं जीतती हूँ तो मैं अपने आप को मानती हूँ कि हाँ मैं राजनीति कर सकती हूँ, अच्छे समय में भी बुरे समय में भी। तो उस समय में हम लोगों के साथ बहुत चैलेंजेस थे, हमारे कॉमरेड्स को उठा कर ले जाना, धमकी देना, मतलब आप सोच सकते हैं कि वो सुबह के 4 बजे कॉलेज का वो बाउंड्री फांद कर कॉलेज के अंदर घुस जाना, लड़कियाँ। उसके बाद पूरी 1 दिसंबर के समय में इलेक्शन, ठंड के मारे सब ठिठुरते, मतलब भूखे प्यासे, वो जुनून, वो आंदोलन, वो लड़ाई, मतलब आप बोल सकते हैं कि वहाँ के हमारे जो एमएलए थे वहाँ उस टाइम तृणमूल के, वो इलेक्टेड एमएलए रानीगंज के थे, उन्होंने लिटरली वो बंदूक निकाल लेना, उस बंदूक की नोक पे लड़ाई लड़ना। उसके बाद रात के 11 बजे डंके की चोट पे, मतलब कॉलेज से निकलने नहीं देना, कॉलेज के पूरे बाहर जमायत करना, बाहर निकलने से ही लड़कियों के ऊपर आक्रमण उतर आना। तो वो एक लड़ाई, वो एक वाकया ऐसा समय था जो मेरी ज़िंदगी का, आप बोल सकते हैं, मैं इस समय को कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि मेरे साथ साथ मेरे 36 लड़कियों को जान हमारा दाव पे लगा हुआ था। हम लोग रात में कॉलेज में बंद थे, और उसके बाद फिर हमारे पूरे, मतलब आप समझ सकते हैं कि प्रशासन उनका, पुलिस उनकी, जनता उनकी, और वो उस तरह से कॉलेज को मान सम्मान का बात आ गया था, जो कि पूरे पश्चिम बंगाल में कहीं उन्होंने जीतने नहीं दिया था। हम लोग 2 कॉलेज जीते थे, सियारसोल गर्ल्स कॉलेज और आसनसोल गर्ल्स कॉलेज। आसनसोल कॉलेज में बोर्ड नहीं जीत पाए थे, लेकिन वहाँ कुछ सीटें जीती थी, और हमने तो बोर्ड गठन किया था। और रात के समय में हम लोगों का पूरा, मतलब एक जनता का भीड़ आई थी जो हम लोगों को वहाँ से सेफली निकाल कर लेकर गई थी। वो एक समय, एक वाकया ऐसा था कि राजनीति का हम लोगों ने, मतलब महिलाओं ने, अब वो मान सकते हैं कि सिर्फ लड़कियों ने, और हम लोगों को निकालने वाले कौन थे? हमारी माँ, हमारी बहनें, हमारे गांव के जो लोग, हमारे जो सपोर्टर्स थे, वो लोग हम लोगों को वहाँ से निकाल कर लेकर आए थे। तो वो एक समय था कि बंगाल के इतिहास में हमने राजनीति का एक इतिहास रचा था। आप लोग गूगल करेंगे प्रीति महतो के नाम से, तो वो आपको पेपर कटिंग आज भी मिलेगा, जो उस समय हमने वो 11 का इलेक्शन लड़ा था। साथ ही साथ पार्टी ने हमें राज्य कमेटी का मेंबर बनाया। वामपंथ में मैं पार्टी राज्य कमेटी में थी, और आज आप देखते होंगे मीनाक्षी मुखर्जी जो हमारे वहाँ की विरोधी दल नेत्री हैं, अभी बहुत अच्छा काम कर रही है। हम लोग साथ में काम करते थे, हालांकि वो हमसे सीनियर थी, दीदी हम लोग बोलते थे उनको। आज भी मैं बहुत मिस करती हूँ उस राजनीति को।
हालांकि झारखंड की राजनीति यहाँ बहुत अलग है, यहाँ पे हमने बहुत अलग तरह की राजनीति देखी है, तो वो राजनीति अलग थी। वहाँ पे हम लोग अपनी राजनीति को, अपनी पार्टी को, अपने पार्टी के झंडे को बचाने के लिए मरने मारने के लिए तैयार रहते थे कि अपनी जान जा सकती है लेकिन हमारे पार्टी के झंडे को कोई कुछ नहीं कह सकता। तो वो इस तरह से तैयार करते हैं वामपंथ लोग अपने कैडर्स को। और यहाँ पे हमने, हालांकि वामपंथ का जो प्रोसेस है वो तो यहाँ भी सेम ही है। यहाँ पे जो लोग आज माले कर रहे हैं, मैं भी यहाँ पे मतलब माले के साथ जुड़ी हुई हूँ, चूँकि हमारे CPIM का यहाँ बहुत स्टेबल पार्टी नहीं थी, तो हमें चूँकि वामपंथी करना था तो हमने इस पार्टी को चुना। बाकी मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज़ नहीं करती हूँ, सब अपने तरीके से काम करते हैं, सबका अपना काम करने का तरीका है, तो ठीक है, लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं अगर पॉलिटिकली देखा जाए। और लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मैं सबसे पहले नारी जाति को पहचान कि हमारी जाति क्या है, नारी जाति, हमारी पार्टी क्या है, नारी शक्ति, इसके बाद फिर सब कुछ। तो जैसा आपने बताया, ये जो कॉलेज है वो क्या उसको छात्र राजनीति कॉलेज से हटा देना चाहिए या रहना चाहिए, क्योंकि ये एक सीढ़ी बनती है आगे पॉलिटिक्स के लिए? एकदम देखिए, अगर आप बच्चों को आज राजनीति से अछूता रखेंगे तो वो बड़ा होने के बाद क्यों राजनीति करेंगे, वो फिर कमाएंगे। जैसे हमारे समाज का एक ढांचा बना हुआ है, हमारा क्या है नियम कि मैं बड़ी हो गई, अगर बेटी है तो बेटी को पिता पाल पोस कर बड़ा किया, 18 साल की हो गए, फिर शादी कर दिया, फिर वो शादी करके चले गए। यहाँ पे क्या था कि माँ बाप के अधीन थे, वहाँ गए तो सास ससुर पति के अधीन है, बुजुर्ग होने के बाद वो अपने बच्चों के अधीन है, तो उनकी अपनी कोई ये नहीं है। और अगर वो लड़का है तो वो क्या है कि जब पैदा होता है तो माता पिता के हिसाब से वो पढ़ता लिखता है, उसके बाद आप देखेंगे उसकी ज़िंदगी, शादी हो जाती है, फिर वो अपनी पत्नी और बच्चों का भरण पोषण, माँ बाप परिवार चलाते हैं, फिर वो जैसे बुजुर्ग होते हैं फिर उनके ऊपर वो अपने एक्टिविटीज अपने बच्चों पे देते हैं, फिर वो बुजुर्ग हो जाते हैं, फिर समाज के लिए वो कुछ नहीं कर पाते। अगर पूरा दौरान मतलब ये पूरा प्रक्रिया इसी तरह से चलता रहा तो हमारे समाज की जो राजनीतिक स्थिति है इसका भागदौड़ कौन संभालेगा। तो जैसे कुछ डॉक्टर बनना जरूरी है, कुछ वकील बनना जरूरी है, कुछ समाज सुधारक बनना जरूरी है, वैसे ही कुछ बच्चों को राजनीति में भी लाना जरूरी है। तो वो बीज आप कब बोएंगे, जब है। तो कॉलेज से अगर राजनीति हटा देंगे तो आपको लीडर्स कहाँ मिलेंगे? जी, तो ये जो परसेप्शन है कि बच्चों को राजनीति में जाने से रोकने के लिए, तो कहीं ना कहीं जो माँ बाप हैं उनके मन में ये डर है, किस चीज़ का डर हो जाता है? वो प्रशासनिक डर है या तो लड़ाई झगड़ा, किस चीज़ का डर हो जाता है? आखिर आपने बताया कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत सपोर्टिव थे, आप कई पेरेंट्स से मिलते होंगे जो अपने बच्चों को रोकते होंगे, तो मैम उनके मन में क्या डर ऐसा होता है, वो इतना राजनीति से घबराते क्यों हैं? और ख़ास करके जब आप लड़की होकर राजनीति की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, हमारे क्षेत्र में क्या था ना, जब मैं वहाँ पे हर दिन हर मुद्दों को लेकर के कभी हाईवे पे बैठती थी, कभी थाना प्रभारी को घेरती थी, कभी कॉलेज प्रशासन को घेरती थी, कभी यूनिवर्सिटी में जाकर के वाइस चेयरमैन को, हमारे जो वहाँ के वर्धमान यूनिवर्सिटी के चेयरमैन थे उनको घेरते थे, कभी छात्रों का मुद्दा उठाते थे, कभी महिलाओं का मुद्दा उठाते थे। भले ही मैं उम्र में बहुत छोटी थी लेकिन हर मुद्दों में जाती थी। तो कहने का मतलब क्या था कि हमारी माँ से लोग कहते थे, ए तोर बेटिया किए भी हवा करता हो। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सुनिए, आप सुनिएगा, मेरी माँ से लोग कहते थे तो बेटिया से किए भी हवा करता हो, तो रोज हाईवे जाम करवाओ, अपना थाना आ जाओ। तो हमारी माँ बड़ी चिंतित हुआ करती थी। मेरे पापा एक ही शब्द बोला करते थे कि ये बेटी अपना भाग्य लेके आती है, अगर इसके भाग्य में एक अच्छा परिवार है, अच्छे घर जाना लिखा है, या फिर कि अगर अपने आप को हर तरीके से तैयार कर लेती है तो एक किसी भी परिवार में चली जाए बच्चा मेरा एडजस्ट हो जाए। तो क्या है कि हर माता पिता को समझना होगा, एक राजा का बेटी राजा के घर जाती है तो जरूरी नहीं है कि उसे राजा के घर जाने के बाद भी राजसी ठाठ मिलता है। अगर हम अपने इतिहास को देखें उठा करके, माता सीता भी एक राजा की बेटी थी, एक राजा से ब्याही थी, हमारे पुरुषोत्तम भगवान राम की पत्नी थी, फिर भी उन्होंने समाज के हर एक कुरीति को झेला। तो जहाँ पर कहते हैं ना कि विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, तो अगर आपकी बेटी को लड़ना आता, माता सीता को लड़ना आता था, उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ती गई, तो वैसे ही हर बेटी को अच्छा परिवार नहीं मिल सकता है। लेकिन आपकी बेटी अगर अंदर से सशक्त है,
वो कब सशक्त होगी, कैसे सशक्त होगी? आप उसको तपने देंगे तब ना, आप उसको तपने देंगे तब ना। हम मानते हैं कि घर से हम निकलते हैं तो 4 लोग अगर मुझे अच्छी नज़र से देख रहे हैं तो 10 बुरे नज़र से देखते हैं, लेकिन उस नज़र को भी हमें बचाने के लिए अपनी बेटी को उस तरह से तैयार करना होगा। मेरी एक बेटी है, मैं गर्व करती हूँ कि मेरी बेटी है, और मैं अपनी बेटी को ऐसा तैयार करूंगी कि उसके सामने 10 लड़के खड़ा होने से पहले डरेंगे। मैं आपको बता दूं, मैं सीआरएसएल गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी और टीडीपी कॉलेज में भी जाकर राजनीति करती थी। टीडीपी कॉलेज सिर्फ, आप लोग जानते होंगे तो सिर्फ बॉयज़ कॉलेज था। मैं हालांकि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों थे, लेकिन बॉयज़ इतने थे किसी का हिम्मत नहीं होता था कि कोई आंख उठा के देख लेता। वो तालीम मुझे घर से नहीं मिलती थी, घर से हिम्मत मिलता था। तालीम मुझे वो सोसाइटी सिखाती थी, वो लड़के सिखाते थे, वो लड़कियां सिखाती थी। मैंने कभी डरना नहीं सीखा। मैं लड़ी, मेरी लड़कों के साथ लड़ाई हो जाती थी, हाथापाई हो जाती थी अपने आत्मसम्मान को बचाने को लेकर के। लोग मेरी माँ को कहते थे तुम्हारी बेटी बस में लड़ाई कर लेती है। तो हमारे पापा, माँ हालांकि डर भी जाती थी, लेकिन पापा हमेशा कहते थे मेरी बेटी कुछ गलत नहीं कर सकती है, अगर ये सही है तो इसने इसीलिए मारा होगा। तो आपने अगर मुझे इसका कंप्लेन किया तो मैं उससे पहले पूछूंगा कि क्या हुआ था, फिर मैं बात करूंगा आपसे। तो इसका मतलब क्या है कि परिवार का विश्वास आपकी बेटी के अंदर विश्वास पैदा करता है। एक परिवार हमें विश्वास दिला सकता है। आज मैं कहीं भी चल जाऊं, मैं बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं करूं, मैं राजनीति करती, इलेक्शन लड़ूंगी, हार जाऊंगी, उसके लिए मैं सुसाइड कर लूंगी, ऐसा थोड़ी है। हमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों देखना है। मैं अगर मेडिटेरियन स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ने गई हूँ, अगर मैं एग्जाम में कम नंबर लाऊंगी तो मैं मर थोड़ी जाऊंगी। हमारे लिए बहुत ऑप्शंस खुले हैं। मैं एक राजनीतिक लड़की, मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं कभी नौकरी करूंगी, बिजनेस करूंगी और ये मतलब काम करूंगी। आज मैं कर रही हूँ बिजनेस, मैं कर रही हूँ नौकरी। अगर मैं नौकरी करना चाहूँ तो मैं करूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपने बेस को कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं राजनीति करूंगी, मैं समाज के लिए काम करूंगी, मैं सोसाइटी के लिए काम करूंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो ये चीजें हैं कि बच्चों को आपको देना पड़ेगा, स्पेस देना होगा, जगह देना होगा। और हर एक लड़की में वो आ गए, हर एक लड़के में वो आ गए, वो राजनीति में अगर उतर आए तो हमारे राज्य की सिर्फ आर्थिक अवस्था ही नहीं, सामाजिक अवस्था, सब कुछ आप बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा चल। तो मैम, जैसा आपने बताया लड़कियों को स्वतंत्रता मिलना चाहिए, ये मैं बात सबके लिए कर रहा हूँ, लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए भी। कि मैम ये चीज़ है कि अगर आपका परिवार आप पर विश्वास करता, आप लड़का हो या लड़की हो, तो उनके विश्वास पर खरा उतरना। आपको अगर स्वतंत्रता मिल रही है तो आप स्वच्छंद नहीं होना, ये गलत फायदा नहीं उठाना है। ये एक बहुत अच्छी बात आपने कही है। जैसे कि हमारे पिता माता मैं लोगों को सपोर्ट किए हैं, तो हमने उनकी बातों को हमेशा सराखों पर रखा है, उनके दिए हुए डिसीजंस को हमने माना है। मैं बहुत अच्छा राजनीति कर सकती थी। मुझे दुख हुआ था जब पापा हमको 2015 में, तब ये बिना बताए कि आपको पॉलिटिकली बहुत अच्छा जगह मिलने वाला है, फिर भी उन्होंने मुझे शादी की तरफ जब बढ़ाया, मुझे उन्होंने कहा कि बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है पापा, आपका डिसीजन सही है। क्योंकि जो माता पिता हमें सपोर्ट कर रहे हैं वो हमें हर तरह से सपोर्ट करेंगे, वो हमारे लिए कुछ भी गलत डिसीजन नहीं लेंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उनके डिसीजन को हमें मानना चाहिए। और आज देख सकते हैं कि मैंने उनके डिसीजंस को माना है अपनी लाइफ में, जो भी है, जितना भी है। एक सपोर्टिव परिवार आपको मिला है जहाँ पे आप लगातार फिर भी काम। हाँ, इस बात को, इस पे कोई डर आई नहीं है। मैं हमेशा डरा करती थी कि पता नहीं कैसा परिवार मिलेगा, मुझे कभी राजनीति करने मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैं इसी बात से डरती थी। लेकिन ये हम बोल सकते हैं कि हमारे माता पिता के कर्म हो या फिर हमारा बहुत प्रबल इच्छा था कि मैं ये सब चीज़ों को काम करूँगी, तो भगवान ने भी ऐसा साथ दिया कि हमारे ससुर जी है, सासू माँ है, चाहे हमारे हस्बैंड है निशान भास्कर जी, इनका पूरा सपोर्ट रहा है और हमेशा करते हैं। वो चाहे मैं कुछ गलत करूँ या सही करूँ, पर ये फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे देते हैं। चीज़ है जहाँ चाहे वहाँ रहा है, ये चीज़ चरितार्थ। हाँ, इस मामले में मैं वो मतलब लकी हूँ कि मुझे एक ऐसा परिवार मिला था पहले भी और अभी भी। जी, तो आज हम बैठे थे प्रीति भास्कर मैम के साथ, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और हम चाहते हैं कि जो नारी सशक्तिकरण है वो इसी तरह बढ़ते रहे हमारे समाज में। नारियां या बेटियां या हमारी जो बहनें हैं वो अन्याय के खिलाफ लड़ना सीखे, अपने अधिकारों को जाने। तो मैम को हम पुनः एक बार धन्यवाद देते हैं। मैम का बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, कई तरह के कार्यों से जुड़ी हुई है,
तो इन्होंने हमें समय दिया, और जब भी अगर बेटियों पर अन्याय या नारियों पर अन्याय होगा तो इस मुद्दे को जब भी हम उठाना चाहेंगे तो हम मैम के साथ दोबारा ज़रूर संपर्क करेंगे। मैम आपका फिर से धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। ये मैम 2 वर्ड हमारे चैनल के। देखिए, हमारे जो मीडिया भाई लोग हैं, आप लोग तो बहुत बढ़िया काम करते हैं सोसाइटी के लिए, क्योंकि आज आप लोग की वजह से हमारी बातें भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। इसलिए मैं तहे दिल से आप सभी को शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग हम लोगों की आवाज़ को ऊपर लेकर जाते हैं। और हमारे मतलब सिर्फ हमारे सोसाइटी को ही नहीं, मुझे लगता है कि हर एक क्षेत्र को आप लोग आगे लेके जाने का काम करते हैं। तो आप लोगों का एक सपोर्ट हम लोग के साथ रहता है, और इसी सपोर्ट के बदौलत हम लोग भी अच्छा काम कर पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोग आए हैं यहाँ पे हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।